हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल बियॉन्ड बेयर एक्ट्स में। आज हम लोग जो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का डिस्कस करेंगे वो है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या बात करता है? आर्टिकल 16 बात करता है एम्प्लॉयमेंट की फील्ड में जो अपॉर्चुनिटी होती है वो सभी सिटीजन्स को इक्वली मिलनी चाहिए। इसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इससे पहले हम लोगों ने आर्टिकल 14 पढ़ा, 15 पढ़ा। 14 जो है वो एक जनरल टर्म में बात करता है कि इक्वालिटी सब में होनी चाहिए, कोई भी ये नहीं है, असमानता नहीं होनी चाहिए किसी भी रेफरेंस में। उसके बाद हम लोगों ने आर्टिकल 15 की बात करी। आर्टिकल 15 में एजुकेशन की फील्ड में जो इक्वालिटी है उसके बारे में बात करी जाती है। और आर्टिकल 16 की बात हम लोग आज करेंगे। ये बात करता है किसी भी जॉब की फील्ड में, कोई भी अपॉर्चुनिटी की फील्ड में जो इक्वालिटी मिलनी चाहिए वो सबको बराबर मिलनी चाहिए, किसी भी सिटीजन के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी देखा कि आर्टिकल 14 जो है वो आर्टिकल जो है वो किसी भी इंसान के लिए है, मतलब एनी पर्सन। एनी पर्सन का मतलब यहाँ पे आर्टिकल 14 में ये था कि ये सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स दोनों को मिलता है। ऑन द अदर हैंड आर्टिकल 15 एंड 16 इज ओनली गिवन टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 16 जो है वो डील करता है किसके साथ? जैसे कि हम लोगों ने अभी भी बात करी, इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की फील्ड में। आर्टिकल 16 का क्लॉज 1 जो है वो बात करता है देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर रिलेटिंग टू द एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। स्टेट के अंदर कोई भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, कोई भी अपॉइंटमेंट, कैसा भी किसी तरीके की कोई वैकेंसी आएगी तो इसमें इक्वालिटी दी जाएगी जितने भी हमारे सिटीजन्स हैं उनको। इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये हमारा क्लॉज 1 बताता है। ऑन द अदर हैंड क्लॉज 2 बताता है कि हम लोग 7 ग्राउंड के ऊपर जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। जो कि 7 ग्राउंड क्या है? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस। इन ग्राउंड्स के ऊपर हम लोग अपॉर्चुनिटी की फील्ड में कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे। फर्दर क्लॉज 3 हमारा बात करता है कि पार्लियामेंट लॉज बना सकती है रेसिडेंस के बेसिस पे एज अ क्वालिफिकेशन फॉर सर्टेन पोस्ट। जैसे किसी रीजनल प्लेस पे जैसे कोई असम की जगह है या कोई ऐसी लोकल प्लेस है जहाँ पे वहाँ की लोकल लैंग्वेज ही बोली जाती है। तो अब ऐसी जगह में कोई अगर पर्सन है जिसको वहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं आती है, तब उसके लिए अब वो जॉब सूटेबल नहीं होगी, क्योंकि जब वो वहाँ की लैंग्वेज ही नहीं जानता है तो वो उस ट्राइब के साथ या उस गांव में उस जगह पे जाके वर्क नहीं कर पाएगा। तो रीजनल नीड्स के अकॉर्डिंग अगर ज़रूरत है तब गवर्नमेंट जो होती है वो रेसिडेंस के बेस पे जॉब क्रिएट कर सकती है। ये आर्टिकल 16 का वायलेशन नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड आर्टिकल क्लॉज 4 जो है वो हमारा बात करता है रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इन स्टेट सर्विसेज इफ नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। आर्टिकल 16 का क्लॉज 4 हमारा बात करता है कि बैकवर्ड क्लासेस जो हैं उनको अगर वो एडुकेटली रिप्रेजेंट नहीं हो रही हैं तो उनके रेफरेंस में हम लोग रिजर्वेशन देके उनको अपलिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा भी था कि आर्टिकल 14 में कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन एग्जिस्ट करता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसी डॉक्ट्रिन के बेसिस पे हम लोग बैकवर्ड क्लासेस का अपलिफ्टमेंट करने के लिए रिजर्वेशन उनको प्रोवाइड करते हैं। ये जो रिजर्वेशन है जो उनको अपलिफ्ट करने के लिए हम लोग दे रहे हैं, ये वायलेटिव नहीं होगा आर्टिकल 16(1) के क्लॉज का या 16 क्लॉज 2 का। जो क्लॉज 4 है ये क्या है? ये इनेबलिंग प्रोविजन है, नॉट अ फंडामेंटल राइट। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो कि 1992 का केस था, उसमें बताया गया जिसमें 9 जजेस की बेंच बैठी थी। सबसे ज्यादा जजेस की बेंच आज तक अगर इंडिया में किसी केस में बैठी है वो केशवानंद भारती के केस में बैठी है। उससे पहले गोलकनाथ के केस में बैठी थी। तो इंदिरा साहनी के केस में कितने जजेस बैठे थे? उसमें 9 जजेस बैठे थे। इसमें कहा गया था कि आर्टिकल 16(4) जो है वो 16(1) का एक्सेप्शन नहीं है, ये एक उसी का एक्सटेंशन है। इसके अनुसार जो है जो बैकवर्ड क्लास हैं उसको अगर हम लोग डिटरमाइन करेंगे तो किस बेसिस पे करेंगे? कई सारे रीजनल फैक्टर्स होंगे, लेकिन
उनमें सबसे प्राइमरी फैक्टर, जैसे कि हम लोग सोचते हैं किसी भी कम्युनिटी को कास्ट के बेसिस पे हम लोगों ने रिजर्वेशन दिया है, बट ऐसा नहीं होता है। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि केवल कास्ट के बेसिस पे हम लोग कास्ट रिजर्वेशन जो है वो डिसाइड नहीं करेंगे। कास्ट एक बेसिस हो सकता है इसका, बट सोल बेसिस नहीं होगा। इसके साथ साथ सोशली बैकवर्डनेस देखेंगे हम लोग, एजुकेशनली कितना बैकवर्ड है वो कम्युनिटी, इन सबको कंसीडर करने के साथ ही हम उसको बैकवर्ड क्लास में रखेंगे। क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट दिया गया था इस केस में। इसमें कहा गया था क्रीमी लेयर जो है वो बैकवर्ड क्लासेस ओबीसीज में से हटाया जाएगा। रिजर्वेशन जो है वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका कॉन्सेप्ट भी इंदिरा साहनी के केस में दिया गया था, जो कि 1992 में आया था। तो टोटल यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं? एक तो कहा गया कि 16(4) जो है वो एक्सेप्शन नहीं है बट एक्सटेंशन है। उसके बाद कहा गया कास्ट कैन बी अ रेलिवेंट फैक्टर बट नॉट अ सोल फैक्टर। दूसरा, क्रीमी लेयर मस्ट बी एक्सक्लूडेड। क्रीमी लेयर को हम लोग एक्सक्लूड करेंगे। क्रीमी लेयर वो लेयर्स होती हैं जो कि एक सर्टेन कास्ट की थी, लेकिन अब वो कुछ इस स्तर तक आ गई हैं कि अब उनको रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। तो बैकवर्ड क्लासेस में से वो क्लास जिनका अपलिफ्टमेंट हो गया है, उनको हम लोग क्रीमी लेयर में रखते हैं। तो वो जो क्रीमी लेयर है वो एक्सक्लूड करी जाएगी। फर्दर जो कॉन्सेप्ट दिया गया इस केस में वो था कि रिजर्वेशन मस्ट नॉट एक्सीड 50%, बट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कंडीशंस हैं तब की बात अलग है। इसके अलावा इंदिरा साहनी से पहले 1963 का केस आया था, जिसमें भी कोर्ट ने ये बताया था कास्ट अलोन कैन नॉट बी बेसिस फॉर रिजर्वेशन। इसको ओवर रूल कर दिया था इंदिरा साहनी के केस में, फर्दर कुछ और डिसीजंस के साथ। जैसे कि इस केस में कहा गया कास्ट अलोन कैन नॉट बी द बेसिस फॉर रिजर्वेशन, बट इंदिरा साहनी के केस में हम लोगों ने पढ़ा कि कास्ट जो है वो एक प्राइमरी बेसिस हो सकता है बट नॉट सोल बेसिस। उसके अलावा इंदिरा एम.आर. बालाजी के केस में कहा गया था कि जो बैकवर्ड क्लास है उसके अंदर फर्दर डिवीजन होना पॉसिबल नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। मतलब कि बैकवर्ड क्लास और मोर बैकवर्ड क्लास, ये कॉन्सेप्ट हम लोग नहीं बना सकते, जिसको कि इंदिरा साहनी में ओवर रूल किया गया और कहा कि सब क्लासिफिकेशन जो है वो बेटर होगा। इसलिए उसमें एक तरीके से देखा जाए क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट अभी हम लोगों ने देखा कि उसमें दिया गया है, क्योंकि उसमें बैकवर्ड क्लास के लिए सब क्लासिफिकेशन अलाउ कर दिया गया, जो कि एम.आर. बालाजी में पूरी ही तरीके से मना कर दिया गया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया था। एक रिजिड कैप दिया था एम.आर. बालाजी ने रिजर्वेशन के रेफरेंस में। क्या कहा था एम.आर. बालाजी में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि 50% मैक्सिमम रिजर्वेशन हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। बट इंदिरा साहनी के केस में हम लोगों ने देखा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस में ये कैप एक्सीड कर सकता है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जो कि एम.आर. बालाजी के ओवर रूल कर दिए गए थे। कौन से केस में? इंदिरा साहनी के केस में। फर्दर हम लोग देखते हैं टी देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट केस था। इसको भी इंदिरा साहनी ने के केस में ओवर रूल कर दिया गया था। इसके अंदर कैरी फॉरवर्ड रूल को स्ट्रक डाउन कर दिया गया था और बोला गया था ये वायलेशन है किसका? आर्टिकल 16(1) का। अब पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कैरी फॉरवर्ड रूल क्या होता है, जिसके बारे में यहाँ पे अभी भी हम लोगों ने बात करी। तो ये कैरी फॉरवर्ड रूल का जो कॉन्सेप्ट है वो ये होता है कि जैसे अगर कोई वैकेंसी निकली, उसमें कुछ परसेंट जो है वो एससीज के लिए दिया गया है, बट उस साल जैसे 100 वैकेंसीज निकली, 100 में 15 वैकेंसीज जो थी वो एससी कैंडिडेट्स के लिए थी। अब उस 15 कैंडिडेट्स में से केवल जो सीट्स उस साल जिनको जॉब मिली वो 10 बच्चे थे। तो एससी के 10 बच्चे उस साल सेलेक्ट हुए और 5 बच्चे जो थे उनको सेलेक्ट नहीं किया गया, वो प्रॉपर उनको सूटेबल कैंडिडेट्स नहीं मिले। तो अब जो ये 5 बच्चों की वैकेंसी है ये नेक्स्ट ईयर में फॉरवर्ड हो जाएगी, तो इसी को बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड रूल। टी देवदासन ने कहा कि ये जो कैरी फॉरवर्ड रूल है, अगर ये 50% से ज़्यादा एक्सीड करता है तो ये स्ट्रक डाउन कर दिया जाएगा। मतलब इसमें स्ट्रिक्ट एक देखा गया रूल लगा के कि 50% से ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए, अगर होगा तो ये वायलेशन होगा किसका? आर्टिकल 16(1) का, जिसको कि लेटर ओवर रूल कर दिया गया इंदिरा साहनी के केस में। इंदिरा साहनी के केस में कहा गया था कि 50% का कैप तो उसमें दिया गया था, लेकिन उसमें रिस्ट्रिक्टिव वे में इंटरप्रिटेशन नहीं किया गया था। उसमें कहा गया था कि अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस हैं
तो फिर ये 50% का कैप जो है वो एक्सीड कर सकता है। फर्दर इसके अलावा टी देवदासन के मामले में ये कहा गया था जो कि आर्टिकल 16(4) है, जिसमें कि हम लोगों ने बात करी कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए कुछ हम लोग रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। उसको टी देवदासन ने कहा था कि ये आर्टिकल 16(1) का एक्सेप्शन है, बट इसको ओवर रूल करते हुए इंदिरा साहनी के केस में ये कहा गया कि 16(4) जो है वो आर्टिकल 16(1) का एक्सेप्शन नहीं है, ये मेयरली एक एक्सटेंशन है, इनेबलिंग क्लॉज है। तो ये सारे ग्राउंड्स किसके थे? टी देवदासन के। फर्दर इसके बाद अगर हम लोग कंसीडर करें तो क्लॉज 4A क्या कहता है? ये इंसर्ट कौन से अमेंडमेंट से किया गया? 77th अमेंडमेंट से इंसर्ट किया गया। ये अलाउ करता है रिजर्वेशन प्रमोशन फॉर SC एंड ST। अब जॉब के बाद जो प्रमोशंस मिलते हैं SC ST को, उसको उसमें रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के लिए ये जो 77th अमेंडमेंट था ये गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। अजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1996 में ये केस आया। इसमें कहा गया रिजर्वेशन गिव्स एक्सेलरेटेड प्रमोशन, बट इससे आपकी सीनियरिटी एक्सेलरेट नहीं होगी। आप प्रमोट हो जाओगे बट सीनियरिटी इससे आपकी नहीं बढ़ेगी। एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये जो 77th अमेंडमेंट था और 85th अमेंडमेंट था जो कि अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसको वैलिडेट कर दिया गया कि कहा गया ये जो अमेंडमेंट्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। फर्दर क्लॉज 4 बी इंसर्ट किया गया था किससे? 81st अमेंडमेंट से। इसने परमिट किया कैरी फॉरवर्ड ऑफ अनफिल्ड रिजर्व वैकेंसीज नॉट काउंटेड टुवर्ड्स 50% सीलिंग फॉर करेंट ईयर, जो कि अभी हम लोगों ने बात किया था टी देवदासन के मामले में। इसमें क्या किया गया कि परमिट कर दी गई कैरी फॉरवर्ड जो अनफिल्ड रिजर्व वैकेंसीज हैं उनको आगे की तरफ। अगर शॉर्ट में बात करें तो ये जो क्लॉज 4 भी है ये ऐड ही किया गया था इंदिरा साहनी के जो 50% कैप वाला रूल था उसको हटाने के लिए, ओवर राइड करने के लिए। किस तरीके से? जैसे हम लोग देखते हैं इंदिरा साहनी के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर 100 वैकेंसीज हैं, 100 में से 15 SC की गई, जो हम लोगों ने एग्जाम्पल में बात किया, 10 फिल हुई, 5 बची। अब 5 नेक्स्ट ईयर ऐड हो जाएंगी और ये जो कैप है ये 50% रिजर्वेशन रहना चाहिए। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कंडीशंस में बढ़ सकता है लेकिन ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कंडीशंस होनी चाहिए। बट क्लॉज 4 भी जो गवर्नमेंट ने ऐड किया है उसके अकॉर्डिंग ये जो 5 वैकेंसीज जो नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर हो रही हैं, कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं, ये जो उस साल की 100 वैकेंसी आई हैं उनके साथ में ऐड नहीं होंगी, ये अलग से ऐड होंगी। तो मतलब कि उस साल की 100 वैकेंसीज प्लस 5 वैकेंसीज जो इस साल से कैरी फॉरवर्ड हुई हैं, जिससे ये 50% की उस साल के रिजर्वेशन की सेलिंग में नहीं आएंगी। तो ये था क्लॉज 4 भी जो कि ऐड किया गया था। कैरी फॉरवर्ड रूल नाउ वैलिड अनलेस 50% कैप इन दैट ईयर। अब जब पीछे से जो वैकेंसी आ रही है कैरी फॉरवर्ड होके वो जब उस साल की वैकेंसी में ऐड नहीं हो रही है तो एक लंबा मार्जिन हम लोगों को मिल जाता है, जिस वजह से इसको वायलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। 85th अमेंडमेंट से हम लोगों ने कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी आर्टिकल 16(4)A में ऐड किया था, जो कि ये अमेंडमेंट कहाँ हुआ था? 2001 में किया गया था। अब सीनियरिटी के ऊपर जो कुछ केसेस हैं वो हम लोग देखते हैं। केसेस देखने से पहले एक बार हम लोग चलिए चेक कर लेते हैं कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का मतलब क्या होता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम लोग समझते हैं। कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी जिसको कि वैलिडेट किया गया है आर्टिकल 16(4)A के अंतर्गत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। इसका मतलब ये होता है कि सपोज एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। ए हमारा जो है वो जनरल कैंडिडेट है, ये ईयर 2000 में इसकी जॉब लगती है। जो बी कैंडिडेट है ये हमारा रिजर्व कैंडिडेट है, बैकवर्ड क्लास का है, इसकी जो जॉब लगती है 2002 में लगती है। अब रिजर्वेशन के बेसिस पे प्रमोशन में जो कि मिलता है, बी कैंडिडेट का प्रमोशन 2006 में हो गया। अब 2006 में ये प्रमोट हो गया, जो जनरल वाला कैंडिडेट था उसको रिजर्वेशन नहीं मिला, वो प्रमोट हुआ 2008 में। अब सीनियरिटी अगर हम लोग ऐसे कंसिडर करेंगे तो ऐसे ही कंसिडर किया जाता है कि जो 2000 वाला कैंडिडेट है वो सीनियर होगा और 2002 में जिसने ज्वाइन किया है वो उसका जूनियर ही होगा। बट यहाँ पे कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी के केस में ये होगा कि जो पर्सन 2006 में प्रमोट हो गया है तो वहां से उसकी सीनियरिटी काउंट होगी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग से काउंट नहीं होगी। तो
ये देखा जाएगा कि उसने जब उसको प्रमोशन मिला तब से उसकी सीनियरिटी काउंट हो रही है। तो अब इस केस में 2002 में में ज्वाइन किया हुआ बंदा प्रमोट हो जाएगा और सीनियर हो जाएगा उस पर्सन के जो 2000 में जिसने ज्वाइन किया था, और उसका प्रमोशन हुआ 2008 में। तो ये पूरा टर्म जो है ये होता है कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी बोलते हैं इस कॉन्सेप्ट को। इससे रिलेटेड हमारे पास कई केस भी, अभी हम लोगों ने पीछे की केस भी पढ़ा था जिसमें कि कहा गया था कि प्रमोशन से रिजर्वेशन जो है वो प्रमोशन को एक्सेलरेट कर सकता है बट सीनियरिटी को नहीं। यही सारे कुछ केस लॉस थे जिनको ओवर रूल करने के लिए पार्लियामेंट ने ये टर्म डायरेक्टली 85th अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 16(4)(a) में ऐड किया। चलिए कुछ केसेस पे नज़र डालते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं इस रेफरेंस में। जगदीश लाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ये 1997 का केस है। इसमें कहा गया था सीनियरिटी कब से होगी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग प्रमोशन, जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा। अजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में क्या कहा गया था कि एक्सेलरेटेड प्रमोशन अलाउ होता है, बट एक्सेलरेटेड प्रमोशन का मतलब ये नहीं है कि एक्सेलरेटेड सीनियरिटी मिल जाएगी। रिजर्वेशन के बेसिस पे प्रमोशन एक्सेलरेट हो सकता है बट रिजर्वेशन के द्वारा हम लोगों को सीनियरिटी एक्सेलरेट नहीं की जाएगी। ये कहा गया था किस केस में, अजीत सिंह के केस में। इसको रिवर्स किया गया 85th अमेंडमेंट के द्वारा, फिर वैलिडेटेड अगेन इन एम नागराज केस। कुछ आर्टिकल 16 के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, हम लोग वो डिस्कस करेंगे। सो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का कॉन्सेप्ट है, ये रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो कि 1982 में केस आया था। इसमें जो डॉक्ट्रिन इवॉल्व करी थी आर्टिकल 14 और 16 दोनों से रिलेटेड थी। अब रणधीर सिंह का केस क्या था इसको हम लोग ब्रीफ में देखते हैं। रणधीर सिंह जो थे ये ड्राइवर थे कहाँ पे, दिल्ली पुलिस में। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस ये किया कि जो दिल्ली पुलिस के अलावा और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के जो ड्राइवर्स हैं जो सेम ड्यूटी कर रहे हैं, सेम टाइमिंग्स हैं, उनकी जो सैलरी है वो इनसे ज़्यादा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये कहा कि जो सेम पर्पस ऑफ वर्क है, जो सेम वर्क किया जा रहा है उसके लिए इक्वल पे होना चाहिए। इसीलिए ये डॉक्ट्रिन जो है ये इस केस से इवॉल्व होके आती है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, आपको इक्वली पे किया जाएगा अगर आप सेम अमाउंट ऑफ वर्क कर रहे हो। ये कॉन्सेप्ट निकल के आया रणधीर सिंह से। ये आर्टिकल जो है ये दोनों आर्टिकल 14 और 16 को इवॉल्व कर रहा है, क्योंकि आर्टिकल 14 हमारी इक्वलिटी की बात कर रहा है और आर्टिकल 16 हमारी बात कर रहा है किसकी, आर्टिकल 16 में जॉब की बात है। तो वर्क की बात हो गई आर्टिकल 16 में और इक्वालिटी की बात हो गई आर्टिकल 14 में। फर्दर इसके बाद जो केस निकल के आया वो था डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 1983 का केस था, ये भी काफ़ी लीडिंग केस था। इसमें क्या बताया गया, इसमें डिफ्रेंसिएशन इन पेंशन अमंग रिटायरीज हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब इस केस के अगर हम लोग फैक्ट्स कंसीडर करें तो डीएस नगारा जो थे ये एक रिटायर्ड एम्प्लॉय थे। गवर्नमेंट ने इनके रिटायरमेंट के बाद एक स्कीम लाई कि जो स्कीम थी पेंशनर्स के लिए, जो स्कीम थी उसका नाम था लिबरलाइज्ड पेंशन स्कीम। इसके अकॉर्डिंग एक उन्होंने डेट दी जिसके बाद के जो पेंशनर्स थे उनके ऊपर एक जो बेनिफिट था इस स्कीम का वो अप्लाई हो रहा था। बट डीएस नगारा साहब जो थे ये पहले रिटायर हो गए थे, तो ये उस बेनिफिट के क्राइटेरिया में सेट नहीं हो रहे थे, जिस बेसिस पे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया और सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि ये जो स्कीम है ये वॉयलेटिव है आर्टिकल 14 की। अब जो पेंशन का सिस्टम है ये कोई ऐसा तो रिवॉर्ड तो है नहीं, ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि पर्सन को पेंशन क्यों मिलता है, क्योंकि उसने पास्ट में जो वर्क किया होता है उसके बेसिस पे उसको पेंशन मिलता है। तो इसमें ये डिफ्रेंसिएशन नहीं लगाया जा सकता है कि इस डेट के बाद जो रिटायर हो रहे हैं उनके लिए अलग प्रोसेस है, इस डेट के बाद जो रिटायर हो रहे हैं वो अलग प्रोसेस है। तो राइट टू इक्वालिटी का इसको वायलेशन माना गया। तो जो डिफ्रेंसिएशन था इन पेंशन अमंग रिटायरीज उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल हेल्ड किया गया। किस केस के अंतर्गत, डीएस नगारा के केस के अंतर्गत। फर्दर आर्बिट्रेरी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो केसेस थे अब उनको कुछ हम लोग डिस्कस करते हैं। स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर प्रसाद का केस था। इसमें बताया गया कि पिक एंड चूज मेथड ऑफ सिलेक्शन इज आर्बिट्रेरी। अब इस केस में हुआ क्या था, ये बिहार का केस है। इसके अंदर ये हुआ था कि गवर्नमेंट ने, जैसे कि कुछ लोग एम्प्लॉयज़ किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि रैंडमली उनमें से किसी किसी को उठाया और प्रमोशंस दे दिए।
लेकिन वो किस बेसिस पे प्रमोशन दिए गए इसका कोई रीजनिंग नहीं दी गई गवर्नमेंट के द्वारा। ये बस ये हुआ कि तुम उठो, तुम्हें चलो आज से प्रमोट कर दिया गया। इस टाइप का कॉन्सेप्ट से बिहार में ये हुआ कि पिक एंड चूज मेथड उठाया गया और लोगों को प्रमोशंस दे दिए गए रेट्रोस्पेक्टिवली। बट सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि ये पिक एंड चूज मेथड जो है ये क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जो रिजर्वेशन देने का तरीका है, आप जो सेलेक्ट कर रहे हो वो किसी न किसी इंटेलिजिबल डिफरेंशिया रेशनल नेक्सस के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होना चाहिए। बट इस केस में गवर्नमेंट जस्टिफाई नहीं कर पाई ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन। सो इस केस में ये जो पिक एंड चूज मेथड था इसको गवर्नमेंट ने क्या, सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड आर्बिट्रेरी हेल्ड किया। फर्दर लीलाधर वर्सेस राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का केस था। इसमें बोला गया कि इंटरव्यू जो है वो अलोन सफिशिएंट मेथड नहीं होता है किसी को भी जॉब देने के लिए। इंटरव्यू में बायसनेस हो सकती है, आर्बिट्रेरीनेस हो सकती है। इसीलिए सिलेक्शन देने का परफेक्ट प्रोसीजर ये होगा कि रिटन टेस्ट लिया जाए, उसके बाद इंटरव्यू लिया जाए, तब हम एक आइडियल कैंडिडेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। फर्दर तरुण कुमार सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में भी ये कहा गया कि केवल नेम मेरिट लिस्ट में आ जाने से अपॉइंटमेंट का राइट नहीं मिल जाता है। आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ गया, कल को जाके अगर कुछ ऐसा कॉन्सिक्वेंसेस हुए कि आप फाइनली सेलेक्ट नहीं हुआ, तो केवल आप मेरिट लिस्ट के ऊपर जाके केस नहीं कर सकते हो कि आपका राइट टू अपॉइंटमेंट आपसे छीन लिया गया है। तो ये दोनों, नाम मेरिट लिस्ट में आना और अपॉइंटमेंट मिलना, इक्वल नहीं है, अलग अलग चीजें हैं। एक्सक्लूजन फॉर रिजर्वेशन, इस केस के अंतर्गत अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस था। इसमें बताया गया था कि चिल्ड्रन ऑफ आईएएस आईपीएस ऑफिसर, इनको रिजर्वेशन में नहीं रखना चाहिए। और इस ये भी देखा जाए तो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है, जो भी हम लोगों ने बात किया गया था कि कुछ ऐसी क्लास जो बैकवर्ड क्लासेस में हैं, जो कि अब अपलिफ्ट हो चुकी है। तो वो किस टाइप के पीपल्स हैं जिनका एक क्लास की यहाँ बात करी गई है, वो है आईएएस पीसीएस ऑफिसर्स के बच्चे जो हैं उनको अब फर्दर रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए। ये किस केस में कहा गया था, अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में कहा गया था। रिजर्वेशन इन सिंगल पोस्ट, अगर केवल एक ही पोस्ट है और उसमें भी रिजर्वेशन दे देंगे तब क्या कॉन्सिक्वेंसेज आएगा, ये पता चला था हमको चक्रधर पासवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में, जो कि 1988 में आया था। इसमें कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अगर एक ही पोस्ट है तो फिर एक पोस्ट के लिए रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, वरना ये इक्वालिटी को अपोज करेगा, उसके अगेंस्ट होगा। राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। अब एक ही पोस्ट है और वो भी रिजर्व में चली गई है, तो फिर इक्वल अपॉर्चुनिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। इक्वली वो पोस्ट सबके लिए ओपन रहे, सब लोग उस पर फाइट कर सकें, ये ज़्यादा बेटर होगा, इक्वलिटी के फेवर में होगा। तो ये डिसीजन किस केस में दिया गया था, चक्रधर पासवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में। तो हम लोगों ने आर्टिकल 16 को आज पूरी तरीके से पढ़ा है, समझा है, उससे रिलेटेड केस लॉज देखे हैं। अभी तक हम लोगों ने आर्टिकल 16 में 16(1) देख लिया, जो कि एक जनरल रूल प्रोवाइड करता है इक्वल अपॉर्चुनिटी का। 16(2) में हम लोगों ने बात करी कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, जिसमें कि 7 ग्राउंड्स हम लोगों को दे रखे थे। ये ग्राउंड्स थे रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस के बेसिस पे जो हमारी गवर्नमेंट है वो डिफ्रेंशिएशन नहीं करेगी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी। फर्दर हम लोगों ने बात करी क्लॉज 3। क्लॉज 3 क्या बात करता है, क्लॉज 3 बात करता है कि चाहे कुछ भी हो, अगर एसेंशियल है, गवर्नमेंट की नीड है, पार्लियामेंट को किसी लोकल जगह पे कुछ काम करवाना है, तो वो रेसिडेंस के बेसिस पे, कहीं पे ऐसा काम करवाना है कि लोकल लैंग्वेज की ही रिक्वायरमेंट होगी, तो रेसिडेंस के बेसिस पे वो जॉब में रिजर्वेशन दे सकती है कि ये जो जॉब है ये स्पेसिफिकली इस ट्राइब के लोगों को या इस लैंग्वेज आने वाले लोगों को ही दी जाएगी। तो ये एक तरीके से पार्लियामेंट्री एक्सेप्शन क्रिएट करता है। कौन सा, क्लॉज 3। क्लॉज 4 हमारा बात करता है कि बैकवर्ड जो क्लासेस हैं उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा अगर उनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। फर्दर हमारा क्लॉज 4A बात करता है कि प्रमोशन प्रोवाइड किया जाएगा रिजर्वेशन के अंतर्गत। उसके बाद क्लॉज 4B हमारा बात करता है कैरी फॉरवर्ड रूल के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, क्लॉज 5 के बारे में। 16 का क्लॉज 5 जो है वो बात करता है कि जो भी रिलीजियस ऑफिसेस के रिलेटेड रिजर्वेशन दिया जाएगा उसको एक्सेप्शन में कंसीडर किया जाएगा। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें कि
रिलीजियस ऑफिसेस के रेफरेंस में हम लोग रिजर्वेशन या ऐसा क्रिएट कर सकते हैं कि अगर कोई हिंदू टेम्पल है तो वहाँ पे टेम्पल में जो पंडित जी होंगे या मठाधीश होंगे वो एक स्पेसिफिक रिलीजन के ही होंगे। अगर कोई मदरसा है तो वहाँ पे जो टीचर होंगे या जो वहाँ का हेड होंगे वो मौलाना साहब होंगे। तो जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के अंतर्गत अगर अपॉइंट करना है किसी को तो वो पीपल जो है वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन के होंगे। अगर इस टाइप का कोई रूल बनाया जाता है तो ये जो आर्टिकल 16 का के अगेंस्ट नहीं होगा, ये वैलिड रूल्स होंगे। ये जो आर्टिकल 16(5) है, अगर हम लोग इन सिंपल टर्म्स बात करें तो क्या करता है आर्टिकल 16(5) ये करता है कि दिस क्लॉज अलाउज रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस लाइक टेम्पल्स, मॉस्क, चर्च, madrasas to appoint only people of particular religion or denomination for managing religious affairs। तो ये जो क्लॉज है ये वॉयलेटिव नहीं होगा आर्टिकल 16 के। अब आर्टिकल 16(6) क्या बात करता है? आर्टिकल 16(6) इसके बाद बात करता है रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए। इनको 10% का रिजर्वेशन दिया जाएगा किस फील्ड में? जॉब की फील्ड में, अपॉर्चुनिटीज की फील्ड में। तो ये था हमारा आर्टिकल 16 पूरा का पूरा। आई होप आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, प्रॉपरली अपने नोट्स बनाएंगे। एंड अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।